हेलो, कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन कंपनी लॉ, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है? कंपनी एक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन थी, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। अब हम उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिक सेक्शंस कौन से हैं जिसमें कि हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराते हैं। तो बेसिक सेक्शन है सेक्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 talks about what? Section 3 subsection 1 talks about what? It says a company may be formed for any lawful purpose by persons subscribing their name to memorandum and complying with the requirement of this act for registration. कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन का जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 2 डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे बेसिक, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में कंपनी का नाम होता है, मेमोरेंडम में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेमोरेंडम में वो लोग साइन करते हैं जिन्होंने कंपनी को पहली बार प्रमोट किया है, शेयर्स दिए हैं। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 अगर कंपनी एक्ट में नहीं होता तो हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करा ही नहीं सकते थे। इट मीन्स सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 इज द बेसिक सेक्शन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, and it takes you into the procedural aspect of company law. It says company may be formed for any lawful purpose. Those activities which are allowed by law can only be pursued by a company. अब आप स्मगलिंग करने के लिए कंपनी नहीं बना सकते। हालांकि स्मगलिंग भी एक बिजनेस है, लेकिन कानून के द्वारा वो इलीगल बिजनेस है, तो आप उसके पर्पज से कंपनी नहीं बना सकते। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए चाहो तो बना लो, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट उन्हीं गुड्स का करना पड़ेगा जो कानून के द्वारा अलाउड है। सो कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज। एक वजह और भी सुनो कि जब कंपनी बन जाएगी देन इट विल बी इनटू ए पोजीशन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। और आपको पता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10 है, वो कहता है एलिमेंट्स ऑफ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दिया हुआ है प्रॉमिसर होगा, प्रॉमिसी होगी, कंसीडरेशन होगा और कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब आप कंपनी बनाएंगे, वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से भी गवर्न होगा, और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लॉफुल पर्पज के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए सेक्शन 3 ने डाला ए कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज by person subscribing their name to memorandum of association. Now please understand what is the meaning of subscribing their name to memorandum of association. It simply means people who are the first promoter of the company, first shareholder of the company, first guarantor of the company shall sign their name on the memorandum. नाम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, क्या करते हैं ये लिखा जाएगा। और शेयर वाली कंपनी है तो मैंने बताया था कम से कम 1 शेयर लेना होगा। गारंटी वाली कंपनी है तो मैंने बताया था कम से कम 1 रुपए की गारंटी देनी होगी। तो सब्सक्राइबिंग देयर नेम इज नथिंग बट साइनिंग ऑन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और यही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में जाकर के सबमिट होता है। And complying with the requirements of this act for registration. अब देखो, 7 or more person for a public company. जब मैंने आपको पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कम से कम 7 आदमी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 से आती है। जब मैंने आपको प्राइवेट कंपनी बताया था तो बोला था कम से कम 2 लोग चाहिए, वो रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 से आती है।
प्राइवेट कंपनी के मेमोरेंडम पे 2 लोगों का साइन होगा, पब्लिक कंपनी के मेमोरेंडम पे 7 लोगों का साइन होगा, और 1 पर्सन कंपनी पे किसका साइन होगा? सिर्फ एक आदमी का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 पर्सन कंपनी का जो ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट कंपनी की तरह कंपनी लॉ में किया जाता है। अब 1 पर्सन कंपनी के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, जब वो स्पेसिफिक प्रोविजंस आएंगे तो हम उसको देखते रहेंगे। अभी थोड़ी देर में 1 पर्सन कंपनी का स्पेसिफिक प्रोविजन आने वाला है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 को अगर हम समअप करते हैं तो वो यही बताता है, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग, ओपीसी में 1 आदमी, पब्लिक कंपनी में 7 आदमी मेमोरेंडम पे साइन करके एक कंपनी बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कंपनी जिस पर्पस से बनाई गई है वो कानूनी होना चाहिए। अब अगले पे आते हैं, नेचर ऑफ द कंपनी। अगर आपको याद हो तो हमने बहुत पहले इस चीज को डिस्कस किया था जब मैंने कंपनी लॉ का आपको इंट्रोडक्शन किया था। काइंड्स ऑफ कंपनी को अगर आप याद करें तो काइंड्स ऑफ कंपनी में मैंने बताया था कि ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, मे बी ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, मे बी ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, मे बी एन अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लेकिन आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भाई वो वाली कंपनी कहाँ गई, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज शेयर कैपिटल, वो वाली कंपनी कहाँ चली गई? तो आप देखो, इट कम्स इनटू द कंपनी लॉ बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि इफ ए कंपनी कैन बी मेड विच इज लिमिटेड बाय शेयर, if a company can be made which is limited by guarantee, why cannot a company can be made which can be limited by share as well as guarantee? Why cannot a company can be made which may have a guarantee, which may also have a share capital? So by interpretation हम इन दोनों क्लासेस को कंबाइंड करते हैं और तब हमारे सामने निकल के आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो सेक्शन 3 ने 2 बातें कही। 2 बातें क्या कही कि अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो डिसाइड कर लीजिए शेयर कैपिटल से लिमिटेड होगी, गारंटी से लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी। कम से कम 7 लोग चाहिए होंगे मेमोरेंडम पे साइन करने के लिए और कंपनी लॉफुल पर्पज के लिए बननी चाहिए। प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो डिसाइड कर लीजिए लिमिटेड बाय शेयर होगी, लिमिटेड बाय गारंटी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी। कम से कम 2 लोग चाहिए होंगे मेमोरेंडम पे साइन करने के लिए और कंपनी लॉफुल पर्पज के लिए बननी चाहिए। यही प्रोविजन 1 पर्सन कंपनी के लिए भी है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कंपनी लॉ का बेसिक सेक्शन है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 कंपनी लॉ का बेसिक सेक्शन है। कहने का मतलब ये हुआ सेक्शन 3 इज द बैकबोन ऑफ कंपनी एक्ट। और पूरे कंपनी लॉ की बैकबोन क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इज दैट राइट? अब चलते हैं आगे। 1 पर्सन कंपनी मतलब ये है कि ये वही लाला जी की दुकान है लेकिन उन्होंने 1 पर्सन कंपनी बना करके सब कुछ खुद ही करने का फैसला कर लिया। सेल भी खुद ही करेंगे, परचेज भी खुद ही करेंगे, अकाउंटिंग भी खुद ही करेंगे, खुद ही एम्प्लॉई होंगे, खुद ही मालिक होंगे, सब कुछ खुद ही होंगे। तो 1 पर्सन कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 में अलाउ करने के पीछे रीजन क्या था? रीजन सिर्फ इतना था कि गवर्नमेंट कंपनीज के फॉर्मेशन को बढ़ावा देना चाहती है। एक्चुअली देखिए, जब आप कंपनी बना लेते हैं तो सरकार की नज़र में आ जाते हैं क्योंकि आप कंपनी बनाने की इंफॉर्मेशन आरओसी को देते हैं। फिर आपको हर साल रिटर्न सबमिट करना जरूरी हो जाता है। एक एनुअल रिटर्न मैंने आपको बताया था प्रमोटर की डेफिनेशन में, और एक इनकम टैक्स का रिटर्न जो आप इनकम टैक्स में देते हैं। ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप बना करके आप लाला की दुकान खोल के बैठे रहिए तो आप इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए ना दीजिए, सरकार जब जांच करेगी तब पता चलेगा। लेकिन जब आप कंपनी बना लेते हैं तो ये 2 चीज़ें करना जरूरी हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी फॉर्म में बढ़ाने के लिए 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट 2013 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया। दूसरा एक और कारण है, 1 पर्सन कंपनी चूंकि एक कंपनी है तो सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट आपको मिल जाता है। मतलब 1 पर्सन कंपनी ने भी अगर किसी से लोन लिया तो लोन की लायबिलिटी पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की है। लोन की लायबिलिटी पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की है।
उस पर्सन की पर्सनल लायबिलिटी नहीं है जिसने कि वन पर्सन कंपनी बनाया है. So this benefit of separate legal entity concept will always be applicable in case of one person company. Now we will see how we go on to get one person company incorporated. What are the requirements? सेक्शन 3 ने प्रोवाइजो बनाए, एक प्रोवाइजो नहीं बनाया, पूरे 5 प्रोवाइजो बनाए. एक प्रोवाइजो नहीं बनाया, पूरे 5 प्रोवाइजो बनाए. और प्रोवाइजो आप जानते हैं किसी सेक्शन के स्कोप को या तो लिमिट करता है या किसी सेक्शन के स्कोप को एक्सपेंड करता है. तो सेक्शन 3 के जो ये 5 प्रोवाइजोज हैं, इन्होंने सेक्शन 3 के स्कोप को थोड़ा बढ़ा दिया है. और वो ये बताया है प्रोवाइजो नंबर 1 में कि वन पर्सन कंपनी कैसे बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी. पहले तो मेन सेक्शन 3 ने बता दिया कि ऑन दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ वन पर्सन कंपनी वन पर्सन शैल साइन इट. तो कंपनी लॉ को ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि ये आदमी है जो कंपनी का मेन प्रमोटर है. अब सवाल ये उठता है कि अगर इस आदमी की डेथ हो गई तो क्या होगा अचानक? फिर तो वन पर्सन कंपनी विधवा हो जाएगी. तो कंपनी लॉ उसको विधवा होने नहीं देता. उसने पहला प्रोवाइजो बनाया है और वो ये पढ़िएगा, मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ओपीसी shall mention the name of any other person in form number INC2. फॉर्म नंबर INC2. अब ये फॉर्म क्या है? देखिए, कंपनी एक्ट एक तो कानून है, दूसरा कंपनी एक्ट में आपको अलग अलग तरीके के काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसके प्रावधान बनाए गए हैं कंपनी एक्ट के रूल्स में. आपको पता होना चाहिए कोई भी एक्ट अपने आप में लागू नहीं होता. एक्ट को लागू कराने के लिए उससे रिलेटेड रूल बनाने पड़ते हैं. तो कंपनी एक्ट के जो रूल बने वो बने 2014 में. कंपनी एक्ट आया 2013 में, कंपनी के रूल बने 2014 में. तो 2014 में जब रूल वो बनाने लगे तो हर काम को करने के लिए फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा, ये सारे फॉर्म ई फॉर्म हैं. ई फॉर्म का मतलब क्या है? आपको इंटरनेट के थ्रू ये फॉर्म भरने हैं, इंटरनेट के थ्रू ये फॉर्म जमा भी करने हैं. कहने का मतलब जो पब्लिक इंटरफेस होता था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में, उसको एकदम मिनिमाइज करके सारा काम डिजिटल इंडिया के अभियान के तहत इंटरनेट के थ्रू कराया गया. तो इनकॉर्पोरेशन के लिए ये फॉर्म भरना पड़ेगा INC2. और इस INC2 में आपको एक नॉमिनी का नाम लिखना पड़ेगा कि मैं तो वन पर्सन कंपनी का मेन मेंबर हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा नॉमिनी कौन होगा. जैसे आप बैंक अकाउंट खोलने जाते तो आपसे कहा जाता है एक नॉमिनी बता दीजिए कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बैंक अकाउंट के पैसे उस नॉमिनी को दिए जा सके, या वो आपका नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट को चाहे तो आगे बढ़ा दे. लेकिन नॉमिनी आप ऐसे ही रास्ता चलते किसी को पकड़ के नहीं बिठा देंगे, नॉमिनी की कंसेंट लेनी होगी. तो INC2 में नॉमिनी की कंसेंट भी आपको डालनी पड़ेगी कि दिस नॉमिनी हैज एग्रीड टू बिकम द नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी. एंड फॉर्म नंबर भरना पड़ेगा INC3. तो INC2 में नॉमिनी का नाम, INC3 में नॉमिनी की कंसेंट. एंड ऑब्वियसली this nominee will become member of the company on the death of the subscriber or his physical incapacity. वो अंधा हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, उस अवस्था में कौन टेक ओवर करेगा? यही नॉमिनी. एंड दिस कंसेंट शैल आल्सो बी फाइल्ड विद ROC एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ OPC along with मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप अपनी किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराने जाते हैं तो 2 बेसिक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन सबमिट करने के साथ आपको ये INC2 जिसमें उसका नाम लिखा जाएगा, INC3 जिसमें उसकी प्रायर कंसेंट होगी, ये दोनों अटैच करके सबमिट करना पड़ेगा.
अगर आप नॉमिनी की कंसेंट नहीं सबमिट करते हैं, नॉमिनी का नाम नहीं सबमिट करते हैं, या नॉमिनी का नाम सबमिट करते हैं, कंसेंट नहीं सबमिट करते हैं, तो आरओसी आपको एक नोटिस भेजेगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा नहीं है, आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रोका जा रहा है, इस फॉर्मेलिटी को पूरा कीजिए, फिर आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का काम आगे बढ़ेगा। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि सेक्शन 3 ने कहा कि आप 1% कंपनी बना रहे हैं, मेमोरेंडम पे एक आदमी साइन करेगा, और अगर आप मेमोरेंडम पे साइन अपना करते हैं तो आपको एक और आदमी का नाम नॉमिनी के तौर पे डालना पड़ेगा, उसकी प्रायर कंसेंट के साथ। अब 2 क्वेश्चन, यहाँ ये खत्म होना चाहिए था। अब 2 क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि जिसको आपने नॉमिनी बना दिया, क्या वो जिंदगी भर के लिए नॉमिनी बने रहने को मजबूर है? उसने अपनी कंसेंट दे दी, तो क्या वो जिंदगी भर के लिए नॉमिनी बने रहने को मजबूर है? और दूसरी बात ये कि मान लीजिए आपने किसी को नॉमिनी बना दिया, बाद में वो कुछ शरारत करने लगा, बदमाशी करने लगा, या उसकी ही डेथ पहले हो गई, तो क्या आप नॉमिनी में चेंज कर सकते हैं? नाउ वी विल डिस्कस दीज 2 पॉइंट इन फर्दर प्रोवाइजो ऑफ दिस सेक्शन 3। ये क्या हेडिंग है? प्रोवाइजो टू सेक्शन 3(1), withdrawal of consent by nominee. Withdrawal of consent by nominee, that is, now you will have to appoint a new nominee. मैंने पहला सवाल क्या पूछा कि अगर एक व्यक्ति ने आपका नॉमिनी बनने के लिए अपनी कंसेंट दे दी, तो क्या वो जिंदगी भर आपका नॉमिनी बने रहने को मजबूर है? जवाब है ना। That nominee may withdraw his consent. भाई कंसेंट उसने वॉलंटरली दी थी, चाहे तो वापस भी ले ले। अब वापस लेने की प्रक्रिया क्या है? वो प्रिस्क्राइब्ड है। आईएनसी 3 में भरेगा, आप बोलेगा हम अपनी कंसेंट वापस लेते हैं। अब आपकी कंपनी में मेंबर तो एक है लेकिन नॉमिनी नहीं है, तो सेक्शन के प्रोवाइजो ने क्या बनाया कि सोल मेंबर बचा रह गया उसमें। दैट सोल मेंबर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन as his nominee within 15 days of receipt of notice of withdrawal. ध्यान दीजिएगा, within 15 days of notice of withdrawal। जब उसको मिला, मान लीजिए किसी ने 1 अप्रैल को आपको नोटिस लिखी कि मैं वापस ले रहा हूं, 5 तारीख को वो आपके घर पे डिलीवर हुई, 5 अप्रैल को। 15 दिन की काउंटिंग कहां से शुरू होगी? 5 अप्रैल से। रिसीट ऑफ नोटिस, ये नहीं कि उसने लिखा किस दिन है, बल्कि ये है कि आपको मिला कब है। वहां से 15 दिन के भीतर आप एक नए नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे। प्रक्रिया वही होगी, नए वाले नॉमिनी की आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, कंसेंट को आईएनसी 3 में फाइल करना पड़ेगा, आईएनसी 2 में आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, और फिर आरओसी के दफ्तर में सबमिट करना पड़ेगा, और फिर आरओसी के दफ्तर में सबमिट करना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि अगर हमने विड्रॉल कर लिया, किसी नॉमिनी ने विड्रॉ कर दिया अपना नॉमिनेशन, तो जाहिर सी बात है कि जो कंपनी का मेन मेंबर है उसको एक और नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, और इसकी जानकारी आरओसी को देनी पड़ेगी। प्रोविजन एक बार फिर पढ़ते हैं, इसमें एक छिपा हुआ पॉइंट है। सोल मेंबर शैल नॉमिनेट another person as nominee within 15 days of receipt of the notice of withdrawal, and अब ध्यान से, and send an intimation of nomination in writing to the company along with written consent of nominated person in form number INC 3। भाई ये तो समझ में आ गया कि जो सोल मेंबर बचा हुआ है वो नए नॉमिनी का नाम, उसकी कंसेंट आरओसी को भेजेगा, ये तो समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज दिस? सेंड एन इंटीमेशन ऑफ नॉमिनेशन इन राइटिंग टू द कंपनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1% कंपनी, मैं उसमें सोल मेंबर हूं, मेरा नॉमिनी चला गया, ये मेरी जिम्मेदारी है कि ठीक है कि मैं किसी नए आदमी को 15 दिन के भीतर नॉमिनी बना करके आरओसी को भेजूंगा, ताकि आरओसी को पता चल जाए एक नया नॉमिनी आ गया। लेकिन ये क्या बात है कि इंटीमेशन ऑफ नॉमिनेशन टू द कंपनी आल्सो।
अरे मैं ही 1% हूँ, मेरी कंपनी है, मैं क्या मतलब कि उसी कंपनी को बोलूँगा कि भैया ये नया नॉमिनी है? ये क्या है? कोई बताएगा? जवाब है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट. Even if for all practical purposes, me and that 1% company for all practical purposes are same, but still due to separate legal entity concept, company is a separate legal person, me as a member separate legal person, उस कंपनी का एक आदमी चला गया तो वो कंपनी मुझसे पूछ रही है मेरा नॉमिनी कौन है, अगर कल को तुम नहीं रहे तो मेरा काम धाम कौन चलाएगा. सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के आधार पे इस बात का फैसला होता है कि मैं उस कंपनी को बताऊंगा ये रहा तुम्हारा नया नॉमिनी विदिन 15 डेज. ये तो वो प्रोसीजर है जब वो नॉमिनी अपना नाम विड्रॉ कर देता है, तो मुझे 15 दिन के अंदर नया नॉमिनी डालना पड़ेगा. अब नए क्वेश्चन पे आते हैं कि वो नॉमिनी बदमाशी करने लगा तो मैं क्या करूंगा? क्या मेरे पास कोई अथॉरिटी है कि मैं अपनी मर्जी से नॉमिनी चेंज कर दूं? अरे क्यों नहीं भाई, पहले मैंने मिस्टर एक्स को अपना नॉमिनी बनाया था, अब मैं मिस्टर वाई को अपना नॉमिनी बना दूं, किसने रोका है? वो नॉमिनी बदमाशी करेगा मैं उसको भगा दूंगा. प्रोविजन यहां मेरे पास है, द मेंबर ऑफ ओपीसी मतलब मी जिसने बनाया था मे चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन एट एनी टाइम बाई गिविंग नोटिस इन फॉर्म INC 3. पहले तो यहां तक समझ, मुझे नॉमिनी चेंज करना है, मैं INC 3 में नए नॉमिनी का नाम डाल के कंपनी को भेज दूंगा, ROC को भेज दूंगा. पुराना वाला नॉमिनी हट गया, नया वाला नॉमिनी आ गया. पुराना वाला हट गया, नया वाला आ गया. मेरी कंपनी, मेरी मर्जी भैया, मैं कर सकता हूं. बट दिस चेंज ऑफ नॉमिनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसको जरा समझना. एक्चुअली जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें मैंने आपको बताया कंपनी का नाम होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट होता है, जिन लोगों ने कंपनी को शुरू में प्रमोट किया है, शेयर दिया है, गारंटी दी है, उनके सिग्नेचर होते हैं. जब एक बार मेमोरेंडम रजिस्टर्ड हो जाता है तो क्या आप उसमें चेंज कर सकते हैं? मतलब एक बार मेरी कंपनी किसी नाम से एक्स लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हो गई, क्या मैं बाद में उसका नाम वाई लिमिटेड बना सकता हूँ? कंपनी लॉ ने इसके सेपरेट प्रोविजन बनाए हैं, बड़े टफ प्रोविजन हैं, लेकिन चेंज हो सकता है. टफ प्रोविजन है लेकिन चेंज हो सकता है. मैंने मान लीजिए शुरू में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली रखा, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे गुड़गांव शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो अब तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हरियाणा में कराना पड़ेगा. नहीं, फिर मेरा मन किया मुझे मुंबई शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो फिर महाराष्ट्र में ले जाना पड़ेगा. तो क्या ये संभव है कि मैं मेमोरेंडम बनने के बाद चेंज कर सकूं? मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया था जी मैं साबुन बना के बेचूंगा, फिर मेरा मन करने लगा कि नहीं मैं बिस्किट के पैकेट भी बना के बेचूं, तो क्या मैं अपना ऑब्जेक्ट क्लास चेंज कर सकता हूं? चेंज करने का नियम तो है लेकिन बड़ा टफ है, बड़ा टफ है. इसके लिए ROC की परमिशन लेनी पड़ती है, और ROC की परमिशन मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती. तो जो प्रोविजन यहाँ है उसका क्या कहना है कि इफ 1% company has changed its nominee, whether it will be treated as alteration of memorandum? जवाब है नो. और अगर इसको पलट दें, अगर इस वजह से नॉमिनी चेंज करने की वजह से आपका मेमोरेंडम चेंज हो रहा है तो आपको वो टफ प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी. तो यहाँ इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, नॉमिनी चेंज करने से मेमोरेंडम चेंज नहीं होगा, मतलब वो टफ प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी, आप एक सिंपल सा फॉर्म भरिए और आपका नॉमिनी चेंज हो जाएगा. तो ये प्रोसीजर को इजी बना दिया कि मेमोरेंडम का चेंज इसको नहीं माना जाएगा. तो अगर किसी ने विड्रॉ कर ली थी कंसेंट तो भी आपने देखा नॉमिनी कैसे चेंज होता है 15 दिन के अंदर. अगर आप हटाना चाहते हैं तो भी आपने देखा कि आप कभी भी हटा सकते हैं. अब इसके अगले प्रोवाइजो की तरफ चलते हैं.
प्रोवाइजो नंबर 4 ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी। मैंने कहा ना, जो प्रोविजन अभी आपको पढ़ाया है वही प्रोविजन है जो उसके विड्रॉल करने पे टाइम लिमिट थी, वही आपके द्वारा वॉलंटरली नॉमिनी को चेंज करने की प्रक्रिया है। क्या लिखा है जरा पढ़िएगा। मेंबर ऑफ ओपीसी मस्ट इंटीमेट टू द कंपनी अबाउट द चेंज इन द नेम ऑफ अदर पर्सन nominated by him by indicating in the memorandum or otherwise within 15 days in form number INC 3, and the company shall intimate the registrar any such change within 30 days in form number INC 4। तो जब भी आप अपने नॉमिनी को चेंज करते हैं, पहले भी टाइम लिमिट 15 दिन थी जब उसने विड्रॉ किया था, अभी भी टाइम लिमिट 15 दिन है। किसको नोटिफाई करने की? कंपनी को। फिर कंपनी के लेटर हेड पे एक लेटर लिख के जाएगा, उसके साथ एक फॉर्म नंबर INC 4 अटैच होगा। वो बताएगा कि अब इस कंपनी का नॉमिनी मिस्टर एक्स नहीं बल्कि किसको कर दिया गया? मिस्टर वाई को। फिर से पढ़िएगा। मेंबर ऑफ ओपीसी मस्ट कम्युनिकेट टू द कंपनी अबाउट द चेंज इन द नेम ऑफ नॉमिनी। मैंने अभी बताया ना, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के आधार पे ये चेंजेज होंगे, ये इंटीमेशन दी जाएगी। प्रैक्टिकली तो यही होगा कि मैं ही एक चिट्ठी लिखूंगा और मैं ही कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को बाई पोस्ट भेज दूंगा। ये प्रूफ हो जाएगा कि मैंने कंपनी को इंटीमेट किया। फिर मैं ही कंपनी के ऑफिस में बैठ करके कंपनी के लेटर हेड पे मैं ही एक लेटर लिखूंगा और ROC के ऑफिस को भेजूंगा। क्योंकि कंपनी के लेटर हेड पे जाएगा, ROC को क्या पता चलेगा कि ये इंटीमेशन मुझे कंपनी की तरफ से आई है। तो दो चीजें हो गई, नॉमिनी ने विड्रॉ किया तो भी टाइम लिमिट आपको पता चल गया, मेंबर ने अपनी मर्जी से चेंज किया तो भी टाइम लिमिट आपको पता चल गई। अब एक अंतिम प्रोवाइजो इसका रह गया है और वो ये है प्रोवाइजो नंबर 5। इट सिंपली सेज no change in memorandum of association by change in nominee। नॉमिनी ने खुद विड्रॉ किया था, आपने दूसरा नॉमिनी डाला, तब भी ये मेमोरेंडम का चेंज नहीं कहलाएगा। आपने अपनी मर्जी से अपने नॉमिनी को चेंज किया, कंपनी को इंटीमेट किया, कंपनी ने INC 4 में ROC को इंटीमेट किया, तब भी ये मेमोरेंडम का चेंज नहीं माना जाएगा। मैंने